नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आकांक्षा अनुभूति, आपकी सोशल साइंस की टीचर, एक बार फिर से जुड़ गई हूं आपके साथ। और हम आज अपने पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 2 जो हम पढ़ रहे हैं उसको वापस पढ़ाएंगे। बच्चों, आज का जो ये लेक्चर है ये मेनली आप देख रहे हो स्क्रीन पे लिखा है भारत में विकेंद्रीकरण। तो ये भारत में विकेंद्रीकरण को लेकर के ये मेनली लेक्चर है, क्योंकि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि बिहार बोर्ड का भी फेवरेट टॉपिक है और दूसरी जो परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी फेवरेट टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आज का जो है वो केवल क्लास 10th के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कोई भी बच्चे अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा या जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपके नोट्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे अपलोड होने लगे हैं। आप वहां से नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स लेने के साथ साथ हमारे चैनल पे प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोज भी पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट की पूरी लिस्ट, पूरी की पूरी सूची दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। बच्चों, जैसा कि आप नाम से देख रहे हो, विकेंद्रीकरण यानी केंद्र से अलग हटा के चीजों को करना। ये केंद्र से अलग हटा के करने का क्या मतलब है? इसका अर्थ होता है किसी एक ही जगह पर सारी शक्ति न होकर उसे अलग अलग व्यक्तियों या संस्थाओं में विभाजित या बांट देना, उनके साथ साझा कर देना। इसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। अगर आप अपने स्कूल के एग्जाम्पल को लेके देखो, क्योंकि आप स्कूल में एक लंबा समय बिताते हो, वहां की व्यवस्था को समझते हो, तो स्कूल का उदाहरण आपको विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट समझने में सबसे ज्यादा मदद करने वाला है। जिस तरह से एक स्कूल में आप देखोगे कि प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, इनके अलावा वो हेडमास्टर सब चीजों को देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ खेल से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी मामले होते हैं, उनको खेल के शिक्षक देखते हैं। और वहीं पर आप देखोगे कि जो इको क्लब से रिलेटेड चीजें हैं वो इको क्लब के टीचर देखते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से रिलेटेड चीजें, सांस्कृतिक कार्यक्रम के से संबंधित अलग शिक्षक को वो चीजें दी जाती हैं, देखने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। उसी तरीके से असेंबली, आपके चेतना सत्र के लिए एक अलग शिक्षक नामित हुए होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि सारी शक्ति हेडमास्टर के पास न रह के अलग अलग विभागों में बांट दी गई। इसे ही हम कहते हैं विकेंद्रीकरण, यानी सारी की सारी शक्ति एक व्यक्ति के पास न हो करके उसे अलग अलग व्यक्तियों या संस्थाओं में विभाजित कर देना। इसे ही हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। यहाँ आप जिस विकेंद्रीकरण के विषय में पढ़ रहे हो, जैसा कि हम जानते हैं हमारे चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, है ना। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो यहाँ हम किस चीज का विकेंद्रीकरण देखेंगे? सत्ता का। सत्ता में किस तरीके से जो विकेंद्रीकरण हम कर रहे हैं वो साझेदारी ही तो कर रहे हैं। इसी की कार्यप्रणाली के विषय में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये चीजें कार्यान्वित कैसे होती हैं, व्यवहारिक स्तर पर कैसे उतर के आती हैं, है ना। हम आगे चलते हैं। अब देखिए, विकेंद्रीकरण की परिभाषा यहाँ दी गई है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों यानी कि पंचायत और नगर पालिका को दे दी जाती हैं तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। जी हाँ, जब केंद्र से शक्तियां लेकर के राज्य सरकार को और स्थानीय सरकारों में बांट दी जाती हैं तो सारी शक्तियां नहीं ली जाती, कुछ शक्तियां ली जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस सिस्टम को विकेंद्रीकरण हम कहते हैं। आप जानिए यहाँ पे कि 1992 में भारत सरकार ने शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय स्वशासन, जिसे हम इंग्लिश में लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसे मजबूत करने के लिए यानी कि विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए संविधान में 73वां और 74वां यानी 73rd एंड 74th संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। ठीक है, इसे भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ये कब हुआ था? 1992
टू में। अभी ये सिर्फ एक भूमिका है, विकेंद्रीकरण को हम बहुत डेप्थ में जानने वाले हैं, बहुत गहराई से समझने वाले हैं, काफी प्रैक्टिकल लेवल पे जाके समझने वाले हैं। बस बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। आगे हम अभी जानेंगे 1992 में जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन हुआ, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, इसमें क्या हुआ संशोधन, है ना। तो आप इसको समझिए बच्चों। सबसे पहले हम ये जाने कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन यानी कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, विकेंद्रीकरण स्वतंत्रता के बाद हुआ है, लेकिन स्थानीय स्वशासन के कॉन्सेप्ट की जो शुरुआत हुई है वो 1882 में हो गई थी, 1882 में। अब 1882 में कैसे हो गई थी, आप कहोगे कि मैम उस समय तो भारत स्वतंत्र ही नहीं था। तो बिल्कुल भारत स्वतंत्र नहीं था, लेकिन उस समय भारत के जो वायसराय थे, वायसराय, जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, इन्होंने, आप देखोगे कि इन्होंने आधुनिक व्यवस्था के जो भारतीय स्थानीय स्वशासन था उसको, उससे संबंधित इन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, महत्वपूर्ण फैसले किए थे, महत्वपूर्ण नीतियां बनाई थी। इसीलिए लॉर्ड रिपन को हम भारत में, हम भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन को हम भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं आधुनिक व्यवस्था में। इन्होंने 1882 में, 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले किए थे और इस प्रकार स्थानीय स्वशासन का आरंभ आधुनिक व्यवस्था में हुआ था। अच्छा, आधुनिक व्यवस्था में मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि बच्चों आपने शुरू से क्लास 6-7 से जब पढ़ा है वैशाली के विषय में, जिसमें हम लिच्छवी गणराज्य की चर्चा करते हैं, आगे आने वाली स्लाइड में मैं वो भी, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगी। वहां पर हम देखते हैं कि लिच्छवी गणराज्य वहां स्थानीय स्वशासन का ही एक रूप था, है ना। तो इसीलिए हम लॉर्ड रिपन की जब बात कहते हैं तो आधुनिक व्यवस्था में भी इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि इसका सबसे पहला आरंभ हुआ था कब, वैशाली गणराज्य के समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1992 के 73rd और 74th संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधानों को हम जानेंगे, और मैं इसको मार्क कर रही हूँ बच्चों, स्टार मार्क कर रही हूँ, वीवीआई मार्क कर रही हूँ, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है, लिख के रख लीजिए, ये आता ही आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर समझ लें तो उतना ही आसान भी है। इसको संवैधानिक, देखिए, इस संशोधन के द्वारा स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संविधान में शामिल किया गया और इसके द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसे, पंचायत को और नगर पालिकाओं को, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कैसे, आपके इस 73rd और 74th संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। इसके अनुसार अनिवार्य नियमित चुनाव, ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव किए जाएंगे और यह अनिवार्य होगा। अगर समय से पहले चुनाव, अगर समय से पहले स्थानीय निकाय भंग हो गए तो भी 6 महीने के अंदर चुनाव करना आवश्यक होगा। अब इसको समझिए, ये क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हर राज्य में जो पंचायत होंगे, जो नगर निगम या नगर निकाय होंगे, उनके लिए हर 5 वर्ष में चुनाव कराए जाएंगे। ये कंपल्सरी होगा, ये अनिवार्य होगा। और अगर किसी कारणवश, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 2026 में जनवरी में आपके शहर के लिए नगर निकाय के चुनाव कराए गए, तो जो 2026 में कराए गए, अब अगला चुनाव कब होना चाहिए, 5 वर्ष के बाद होना चाहिए, 5 वर्ष पूरे होने पे। लेकिन अगर किसी कारण से 2 वर्ष के बाद ही, यानी कि 2028 में ही नगर निकाय भंग हो गए, तो भी उसके भंग होने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराना उतना ही आवश्यक होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया 1992 यानी कि 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट चले तो त्रिस्तरीय ढांचा, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 स्तरों पर पंचायती राज की स्थापना की गई, है ना। अभी इस त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई समितियां बनाई गई थी
कई कमेटियां बनाई गई जिनसे कि ये पता चल सके कि हमें किस तरीके की पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लानी चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसी समिति के सुझावों के आधार पर, इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 3 स्तरों पर पंचायती राज की स्थापना की गई, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान किया गया। त्रिस्तरीय, ये 3 स्तरीय है ना, देखो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर। ये हो गया आपका जिला, ये हो गए आपके ब्लॉक्स और ये हैं आपके गांव, है ना। तो गांवों के स्तर पे क्या है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति और जिला के स्तर पर जिला परिषद। इस तरह की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई पंचायती राज को लेकर के हमारे 1992 के अधिनियम के द्वारा। आगे चलते हैं। अब इस अधिनियम के द्वारा और भी क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे, महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सभी स्तरों पर, चाहे वो ग्राम स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो या जिला स्तर हो, हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई। कम से कम 1/3 यानी कि 33%। याद रखिए, ये कम से कम, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि आज के समय में आप अधिकांश राज्यों में, इवन हमारे बिहार में भी आप देखोगे कि 50% सीटें स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, है ना। तो क्या किया गया, क्या क्या मैंने बताया आपको। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई, अनिवार्य नियमित चुनाव का प्रावधान किया गया, त्रिस्तरीय ढांचे को स्वीकृति दी गई, इसके बाद महिलाओं को आरक्षण दिया गया कम से कम 33% यानी कि 1/3। ठीक है, फिर है SC ST, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी आरक्षण दिया गया और इन्हें भी कहा गया कि राज्य अब इनकी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में उनके लिए सीटें आरक्षित करें। साथ ही OBC यानी कि अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए बोला गया कि आरक्षण का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया कि राज्य अपने हिसाब से, जैसी उनकी जनसंख्या है, जैसी उनकी स्थिति है, उसके अनुसार से राज्य इसका डिसीजन ले कि उन्हें OBCs के लिए किस तरीके से सीटें आरक्षित करनी है। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग का गठन। आप जानते हो बच्चों कि देश में चुनाव कराने के लिए, राज्यों में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग रखा गया है, इलेक्शन कमीशन। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन देश में और राज्य में चुनाव कराते हैं, स्थानीय स्वशासन का चुनाव इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आयोजित कराया जाता। ये कौन कंडक्ट कराता है, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, संवैधानिक अधिनियम के द्वारा, जिसके द्वारा हर राज्य में एक अलग राज्य चुनाव आयोग का गठन कराया गया। इसका उद्देश्य ही था कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से स्थानीय निकायों का चुनाव कराना। स्थानीय निकाय क्या है, पंचायत या नगर निकाय। स्थानीय निकायों का चुनाव कराने के लिए अलग से राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। आप यहां याद रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो सुनते हैं कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। यहाँ चुनाव आयोग और उसमें राज्य लगा हुआ है, तो बच्चों को लगता है कि ये राज्य के चुनाव कराता होगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये राज्य के चुनाव नहीं कराता, ये राज्य के स्थानीय निकायों का चुनाव कराता है ना। अब है कि एक प्रावधान और महत्वपूर्ण था कि जो भी, जिस राज्य में भी पंचायत होंगे या स्थानीय स्वशासन होगा, राज्य सरकार अपनी कुछ शक्तियां, यहां देखिए स्पेशल जोर है मेरा कुछ पर, कोई निश्चित नहीं कहा गया है कि इतनी शक्तियां, ये शक्तियां नहीं, कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित करेंगे। यानी ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि वह अपने हिसाब से कुछ शक्तियां राज्यों के साथ साझा, कुछ शक्तियां स्थानीय शासन के साथ साझा करे। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। संवैधानिक मान्यता दी गई पंचायत को और साथ ही साथ नगर पालिकाओं को। अनिवार्य नियमित चुनाव का प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। त्रिस्तरीय ढांचे को स्वीकृति दी गई, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान किया गया।
महिलाओं को आरक्षण दिया गया, कम से कम 33% आरक्षण स्थानीय निकायों में महिलाओं को दिया जाए, इसका प्रावधान किया गया। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यह प्रावधान किया गया कि उनकी जैसी जनसंख्या राज्य में होगी उसके हिसाब से राज्य इसका निर्णय करेगा कि उन्हें कितना आरक्षण देना है, और ओबीसीज के लिए भी यही किया गया कि ओबीसीज के आरक्षण का निर्णय भी राज्य करेगा, है ना। फिर राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया स्थानीय निकायों के चुनावों को अच्छे तरीके से कराने के लिए, ठीक है। और अंत में राज्य अपनी कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित करेंगे, इसका प्रावधान भी किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान थे, एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में भी समान रूप से आते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में तो आते ही आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे अपने बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक देखेंगे, उसके बाद से इस टॉपिक को और भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो, बिहार में स्वशासन की जड़ें बहुत पुरानी है। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि वैशाली का लिच्छवी गणराज्य लोकतांत्रिक स्वशासन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये वैशाली जो हमारे राज्य में है, बिहार में है, यहाँ पे लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था, जिससे संबंधित थे महावीर के विषय में आपने पढ़ा हुआ है। ये स्थानीय स्वशासन का, लोकतांत्रिक स्वशासन का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण था उस जमाने में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय लोकतांत्रिक स्वशासन की नींव वैशाली गणराज्य के, लिच्छवी गणराज्य के जमाने से ही पड़ी हुई है। वैदिक ग्रंथों में हमें सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है ना। वैदिक ग्रंथों में हमें मिलता है किसका? सभा और समिति जैसी संस्थाओं का। ये आज के जो ग्राम सभा है, आज की जो ग्राम पंचायत है, उन्हीं का एक आप आरंभिक रूप उसे कह सकते हैं, क्योंकि उसी प्रकार से लोकल लोगों से ही वे सभा और समितियां बना करती थी। स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए यहाँ पर। हालांकि आपने 9th में पढ़ा होगा, आपने 8 में भी पढ़ा होगा इसके विषय में। नीति निर्देशक तत्व जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में शामिल किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेते हुए नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है देश में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी कि नीति निर्देशक तत्व ये राज्य को निर्देशित करते हैं, एक सलाह देते हैं कि राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य की नीतियां कैसी होनी चाहिए, किन किन क्षेत्रों में राज्य को कार्य करना चाहिए। याद रखिए, चाहिए, करना है नहीं। यानी कि यह राज्य के ऊपर है कि उनमें से किन किन चीजों को वो माने या ना माने, क्योंकि इन्हें आप कोर्ट में जाकर के राज्य को चैलेंज नहीं कर सकते कि नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा है और राज्य ने नहीं किया, क्योंकि ये उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन ये कौन से भाग में है? भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है हमारे संविधान के भाग 4 में, ठीक है। यहाँ इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यहाँ बात करें हम तो अनुच्छेद 40 में जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसकी चर्चा की गई है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, और आपका एक प्रश्न यहां से सही होने की गारंटी बन जाती है, ठीक है। अब है कि इनमें नीति निर्देशक तत्वों में ये दायित्व दिया गया है राज्य को कि ग्राम पंचायतों के गठन, उनकी शक्तियों और कार्य तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए कदम उठाए। इसमें राज्य को यह सलाह दी गई है कि राज्य को पंचायतों के गठन के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए, उनको दायित्वदायी बनाने के लिए जो कदम राज्य उठा सकता है उसे उठाना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है बच्चों जो महात्मा गांधी ने दिया है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है ना। ये स्टेटमेंट्स याद रखिएगा। आपने देखा होगा कि इस बार की आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा हुई है, मैंने एक स्टेटमेंट को बोला था कि ये आता है परीक्षाओं में, और आपकी त्रैमासिक परीक्षा के क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट आया था जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कहा गया था। तो ये स्टेटमेंट जो होते हैं, जो मैंने अपने पीपीटीज में शामिल किए हैं, वो वही स्टेटमेंट है जो अक्सर बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपके स्कूल के इंटरनल परीक्षाओं में भी, ठीक है। तो इनको ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए, चलते हैं राष्ट्रीय स्तर पे पंचायत प्रणाली। देखो, राष्ट्रीय स्तर की बात करूं
तो स्वतंत्रता के बाद 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की सिफारिश की थी सरकार से कि देश में स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि 1959 में ही 2 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पहली बार औपचारिक रूप से 1959 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। लेकिन अगर हम औपचारिक रूप से बात करें तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत पहली बार भारत में की गई। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया। जैसा कि त्रिस्तरीय ढांचा हमने पहले भी डिस्कस किया, इसी समिति के सुझाव के आधार पर 1992 यानी कि 1992 के अधिनियम के द्वारा इसी त्रिस्तरीय ढांचे को स्वीकार किया गया था। ग्राम स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान किया गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। देखो, स्थानीय स्वशासन जो है ना, ये राज्य का विषय है। आप याद कीजिए, पिछले लेक्चर में हमने ये चर्चा की थी कि संविधान की 4थी अनुसूची में 3 लिस्ट यानी कि 3 सूचियों का प्रावधान है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और बच्चों, उस समय भी मैंने कहा था कि ये सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स आपस में कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप एक को अच्छे से समझते हैं तो दूसरे को समझना आपके लिए आसान हो जाता है अपेक्षाकृत। तो आप देख रहे हो कि उस समय हमने देखा था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां हैं, जिसमें से संघ सूची वो है जिसके विषयों पर कानून केवल संघ सरकार बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। यहाँ ये जो स्थानीय स्वशासन है, ये विषय है राज्य सूची का। इसीलिए राज्यों ने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार पंचायती राज का गठन किया। ऐसा नहीं है कि एक साथ यहाँ चुनाव होने शुरू हुए, एक साथ गठन हुआ। जिस राज्य ने जैसे जैसे आवश्यकता महसूस की, उसके हिसाब से वहां पे पंचायती राज का गठन किया गया। संविधान के भाग 9 में एक शीर्षक रखा गया है पंचायत, और इसी के आधार पर, इसी पंचायत शीर्षक के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम को भी शामिल किया गया है। इसमें 19 अनुच्छेदों का एक नया अनुच्छेद शुरू किया गया है, 19 पॉइंट का अनुच्छेद 243, इसको शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें 29 मुद्दों का उल्लेख है जो पंचायती राज के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये तो हुई बात जो पीपीटी में लिखी है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पंचायत शीर्षक के अंतर्गत भाग 9 जो संविधान में एक भाग था जिसमें पंचायत शीर्षक को जोड़ा गया, इसमें क्या किया गया इसको समझिए। इसमें पंचायती राज अधिनियम का उल्लेख है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है कि आपने देखा कि 2 हमने संशोधन किए 1992 में, 1992 में 73rd और 74th, है ना। 73rd में चर्चा है पंचायत की, जबकि 74th में है नगर निकाय, है ना। इसमें से 73rd को रखा गया 11वीं अनुसूची में, वहीं 74th को रखा गया 12वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में किसको रखा गया? पंचायत को। कौन से अधिनियम? 73rd संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। दूसरा 74वें के अनुसार रखा गया 12वीं अनुसूची में, किसको? नगर निकायों को, है ना। यहां आप क्या देखोगे कि 11वीं अनुसूची में 29 मुद्दों का उल्लेख है, और ये ऐसे मुद्दे हैं जो पंचायती राज के अधिकार क्षेत्र में
आते हैं। यानी देखिए कितना प्रॉपर तरीके से, और संघवाद की यही तो विशेषता है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। एक तो इसमें लिखित संविधान होता है, दूसरा इसमें ज्यूरिडिक्शंस, अधिकार क्षेत्र, कौन से स्तर की सरकार के पास कौन सा अधिकार होगा, ये प्रॉपर तरीके से, स्पष्ट तरीके से संविधान में उल्लिखित होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं बिहार के संदर्भ में, थोड़ा सा और विशेष तरीके से जानते हैं, बातें वही हैं लेकिन थोड़ा स्पेशली बिहार को जानेंगे कि ग्राम पंचायत बिहार के संदर्भ में, आप जानते हो ग्राम पंचायत किस स्तर पे होगी, ग्राम के स्तर पे। ये एक ग्राम है, इस ग्राम में क्या होता है कि लगभग 500 लोगों की आबादी के आधार पर उस गांव को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, अलग अलग वार्डों में बांटा गया। ये सब क्या है, ये सब वार्ड है। ये किस आधार पे, 500 लोगों की आबादी के आधार पे गांव को, एक पंचायत क्षेत्र को अलग अलग वार्डों में बांट दिया गया। हर पंचायत में सरकार द्वारा एक पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं जो सचिव की भूमिका निभाते हैं, है ना। हर पंचायत में सरकार के द्वारा एक पंचायत सेवक की नियुक्ति होती है जो निभाते हैं यहां पर सचिव की भूमिका। इस पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। कौन होता है प्रधान, मुखिया। मुखिया प्रधान होते हैं, और अगर ये अपने पद से हटना चाहते हैं तो इन्हें यहाँ पर पंचायती राज पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति सरकार की तरफ से होती है, पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देना होता है अगर ये अपने पद से हटना चाहे तो, है ना। क्योंकि हर एक पद के लिए ये तय किया गया है कि उस पद पर नियुक्ति कैसे होगी, और उस पद से अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से हटना चाहे तो किसको त्याग पत्र देके हटेंगे, है ना। जैसे आपके देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, जब उनको त्याग पत्र देना होता है तो किसको देते हैं, वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। देखिए ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य क्या है, एक बात यहां और बता दूं, हर ग्राम पंचायत में एक होती है ग्राम सभा, बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआई। ग्राम सभा क्या होती है, किसी भी ग्राम में, किसी भी गांव के जितने भी वोटर्स होते हैं, वोटर यानी कि 18 वर्ष की उम्र या उससे अधिक उम्र के जो नागरिक होते हैं, वो सभी मिलकर के एक ग्राम सभा का गठन करते हैं। वो सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। जैसे अगर आप अपने पंचायत में हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई तो ऑटोमेटिकली आप अपने गांव के ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। ये ग्राम सभा बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये ग्राम पंचायत की हर चीज पर ध्यान रखती है और विभिन्न विषयों पर विचार करती है। अब देखिए ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य क्या हैं, ग्रामीण विकास, गांव का विकास करना, गांव का विकास हो इसको सुनिश्चित करना, स्वच्छता सुनिश्चित करना, साफ सफाई रहे गांव में, पंचायत क्षेत्र में, इसके लिए ध्यान देना, पेयजल की उपलब्धता सही तरीके से हो सके, सड़क निर्माण यदि हो रहा है तो उचित तरीके से, उचित स्थान पे, उचित लोकेशन पे हो ताकि ग्रामीणों की सुविधा हो, इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, साथ ही साथ अगर कोई स्थानीय कर है वहां पे तो उसका कलेक्शन करना, उसका संग्रह करना, और ग्राम सभा, देखिए ग्राम सभा आ गई यहाँ पर, ग्राम सभा के निर्णयों का पालन करना। ये सारे प्रमुख कार्य होते हैं किसके, ग्राम पंचायत के। महत्वपूर्ण है, ये सब लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं, इसलिए इनको आप ठीक से देखते चलिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे आपको सारे के सारे नोट्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाया करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुके हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो अपने विद्यालय के जो आपके नोडल शिक्षक है उनसे संपर्क करें, जो दूसरे बच्चे जुड़ चुके हैं उनसे संपर्क करें, वो भी नहीं तो हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको ग्रुप से जोड़ेंगे और वहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सारी चीजें आप 1 to 1 कनेक्ट करके चीजों को, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य। इसके बाद है, अब ये वो तो कार्य थे, अब जहां कार्य होते हैं वहां कुछ शक्तियां भी होती हैं, है ना। किसी जगह पे अगर पंचायत है
किसी जगह पे अगर पंचायत बनी हुई है, पंचायत है, पंचायत भवन है वहां पे, तो आखिर उनकी शक्तियां क्या हैं, किस क्या क्या उनके पावर्स उनको दिए गए हैं। कार्य तो आपने जान लिए जो उनके दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन शक्तियां क्या हैं। सबसे पहली शक्ति है स्थानीय कर, ये लोग लगा सकते हैं। स्थानीय कर लगा सकते हैं ये लोग। पंचायत निधि का प्रबंधन, जो भी पंचायत के पास फंड होता है उसका मैनेजमेंट, उसको कैसे कहाँ खर्च करना है, कितनी बचत करनी है, कितना अगली योजना पे लगाना है, इन चीजों का प्रबंधन करना ये ग्राम पंचायत की शक्ति में आता है। जो भी कुछ विकास योजनाएं आ रही है उनको किस तरीके से लागू कराना है, कैसे लागू कराया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ग्रामीणों को और उस पंचायत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को मिल सके, इसको सुनिश्चित करना, इसके लिए योजना बनाना, इस पे कार्य करना भी ग्राम पंचायत की शक्ति में है। सार्वजनिक सुविधाओं का रख रखाव, अगर किसी किस्म की सार्वजनिक सुविधा, चाहे वो सार्वजनिक प्लेग्राउंड हो या फिर कोई ऐसी, या फिर विद्यालय हो, या फिर किसी भी तरह की ऐसी चीज हो जहां पर सार्वजनिक रूप से जो सार्वजनिक संपत्ति में आती है, जो कम्युनिटी ओनरशिप में आती है, उसका रख रखाव करना, ये सब ग्राम पंचायत के की शक्तियों में आता है। ग्राम सभा के निर्णयों का क्रियान्वयन, वहां भी ग्राम सभा के निर्णयों की बात थी और यहाँ भी ग्राम सभा के, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ग्राम सभा कितनी महत्वपूर्ण चीज है पंचायत के लिए। अब हमने देखा कि इस ग्राम पंचायत के कार्य देखे, ग्राम पंचायत की शक्तियां देखी, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि इस ग्राम पंचायत के पास अपने कार्य करने के लिए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आय कहाँ से आती है, अर्निंग कहाँ से आती है, अर्जन कहाँ से होता है। आइए इसके कर स्रोत देखें। सबसे पहला है कर स्रोत, होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार, पेशा और नियोजन। इन चीजों से जो भी निकल के आता है, जो भी कुछ टैक्सेस आते हैं, जो भी कर आता है, वो सब ग्राम पंचायत की आय के रूप में जाना जाता है। दूसरा है फीस और रेंट, जो वाहन होते हैं, वाहनों का निबंधन कराया जाए, जो बाजार लगते हैं, गांव में हाट लगते हैं, मेले लगते हैं, उनसे आने वाला जो भी स्रोत होता है, जो भी आय उससे आती है, जलापूर्ति से जो भी होता है, गलियों और अन्य स्थानों पर प्रकाश लगाना, शौचालय आदि के द्वारा जो भी इनकम होती है, ये सारे के सारे ग्राम पंचायत की आय के स्रोत हैं। वित्तीय अनुदान, आप देखोगे कि कई जगहों से इन्हें वित्तीय अनुदान भी मिलते हैं, जैसे कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से अनुदान भी दिया जाता है, और ये अनुदान भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है इन पंचायतों की आय के रूप में, क्योंकि इस अनुदान के द्वारा पंचायत को एक अच्छी राशि मिलती है जिससे कि वो अपने ग्रामीण विकास के कार्यों में जिसे इस्तेमाल कर पाते हैं और ग्राम पंचायत अपना कार्य ज्यादा स्मूथ तरीके से कर पाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्राम पंचायत के मुख्य अंग, है ना। अब देखो इस ग्राम पंचायत के कुछ मुख्य अंगों के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या होते हैं। विशेष रूप से ये बिहार के विषय में है, क्योंकि चूंकि आपका राज्य बिहार है, तो आपको अगर आप बिहार की परिपाटी समझते हैं तो आप अपने आसपास के अपने पंचायत से भी इसकी संरचना को मैच कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगी कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने के समय आप अपने आसपास के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे चर्चा करें, उनसे बात करें, ताकि आप इसकी संरचना को अच्छे से समझ सकें। अब देखो, बिहार में ग्राम पंचायत के मुख्य अंग में सबसे पहली है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। जितने भी वयस्क का मतलब क्या हुआ, 18 वर्ष या उससे अधिक। यह पंचायत की सर्वोच्च संस्था है। ये ध्यान रखिएगा, कहीं पूछा जाए प्रश्न कि पंचायत की सर्वोच्च संस्था क्या है, उसका उत्तर होगा ग्राम सभा। ग्राम विकास योजनाओं पर यह विचार करती है और उस पर अनुमोदन भी करती है। यानी कि अगर कोई विकास की योजना बना रही है पंचायत, तो उस पर विचार करने का कार्य भी ग्राम सभा का है, और अगर उसको रिकमेंड करना है, उसको अप्रूव करना है, ये कार्य भी ग्राम सभा का है। इसके बाद है ग्राम पंचायत। यह ग्राम स्तर की निर्वाचित कार्यपालिका है। ये जो मैंने आपको वार्ड्स बताए थे कि गांव को 500 लोगों की जनसंख्या के आधार पर अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। इन सभी वार्डों में चुनाव होते हैं, और इन चुनाव के फलस्वरूप चुने गए जो सदस्य होते हैं, जो मुखिया होते हैं, जो उप मुखिया होते हैं, जो वार्ड सदस्य होते हैं, वो सभी मिलकर के ग्राम स्तर की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं,
जिसको हम संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत कहते हैं। ये ग्राम पंचायत स्थानीय विकास एवं प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है। इसके बाद तीसरे होते हैं मुखिया। ये ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है जो निर्वाचित होता है। मुखिया के पद के लिए चुनाव होते हैं। आप अपने आसपास भी पता कीजिएगा कि कौन है मुखिया आपके पंचायत के और किस प्रकार उनको वो मुखिया बने हैं, तो वो आपको पता चलेगा। वो निर्वाचित हैं, चुनाव के द्वारा बने हैं। ठीक है, ये निर्वाचित प्रमुख होते हैं। ये पंचायत की जितनी बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता करते हैं और पंचायत के जो भी कार्य होते हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, उनका संचालन करने का कार्य भी इन्हीं मुखिया का होता है। इसके बाद होते हैं उप मुखिया। पंचायत की मुखिया की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को करने के लिए एक उप मुखिया का पोस्ट होता है, एक मुखिया का पद होता है। यह पंचायत के प्रशासनिक कार्यों में मुखिया की सहायता भी करते हैं। इसके बाद है वार्ड सदस्य। प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित प्रतिनिधि ये होते हैं जो कि अपने क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं को पंचायत के सामने रखते हैं। फिर है ग्राम कचहरी। छोटे मोटे स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए ये एक ऐसी छोटी सी संस्था होती है जिसके प्रमुख सरपंच होते हैं और न्याय मित्र भी होते हैं इसमें, और पंच होते हैं। इसके 3 सदस्य कौन कौन होते हैं? सरपंच, न्याय मित्र और पंच। ये मिलकर के बनाते हैं ग्राम कचहरी। अगर गांव में किसी प्रकार का छोटा मोटा झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, तो उसके निपटारे के लिए ये ग्राम कचहरी कार्य करती है। अब है पंचायत समिति के मुख्य बिंदु। आते हैं इस टॉपिक पर। देखो हमने अभी क्या किसके बारे में पढ़ा? अभी हमने पढ़ा ग्राम पंचायत के विषय में, है ना। ग्राम पंचायत किस स्तर पे? त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर पे। लेकिन जो दूसरा स्तर है ब्लॉक स्तर, उसमें हम आते हैं पंचायत समिति के विषय में पढ़ने। तो पंचायत समिति के मुख्य बिंदु क्या है? ये पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर है, यानी कि प्रखंड स्तर है। इसका गठन ब्लॉक यानी कि प्रखंड स्तर पे किया जाता है। ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच का लिंक है और दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। पंचायत समिति के जो निर्वाचित प्रमुख होते हैं उनको हम प्रमुख ही कहते हैं। उनका नाम ही होता है प्रमुख, पोस्ट का नाम होता है, पद नाम होता है प्रमुख। इनकी अनुपस्थिति में जो कार्य करते हैं, इनके कार्यों का निर्वहन करते हैं, उनके पद का नाम है उप प्रमुख। पंचायत समिति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है ना। इसका मुख्य कार्य प्रखंड स्तर पर विकास योजनाओं का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करना और उनकी निगरानी करना है। ये याद रखिएगा, कार्य हमेशा ये जरूर रहेगा, विकास योजनाओं का निर्माण, उनका क्रियान्वयन और उनकी निगरानी। ग्राम पंचायत यही कार्य ग्राम स्तर पे करेगी, पंचायत समिति यही कार्य ब्लॉक स्तर पे करेगी, और आप देखिएगा कि जिला परिषद इसी कार्य को जिला स्तर पे करेगा। ये 3 चीजें आप याद रखिएगा। कृषि, सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संचालन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि चाहे कृषि का मैटर हो, सिंचाई हो, पशुपालन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या ग्रामीण स्वास्थ्य का मैटर हो, इन सभी चीजों में, ग्रामीण विकास का भी मैटर हो, सब में पंचायत समिति की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न ग्राम पंचायतों के कार्यों में समन्वय स्थापित करती है और साथ ही साथ पंचायत समिति को सरकार से अनुदान, करों एवं अन्य स्रोतों से आय प्राप्त होती है। यानी कि इसको हमने इन्हीं पॉइंट्स में कंप्लीटली देख लिया। इसकी आय का स्रोत क्या होता है? सरकार से अनुदान मिलता है, इसको कई कर मिलते हैं और भी कई अन्य स्रोत इसके लिए होते हैं। ठीक है, फिर ये कृषि, सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसका जो मुख्य कार्य है वह है ग्रामीण स्तर पे विकास की योजनाओं का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करना और उनकी निगरानी करना है। और इसके निर्वाचित प्रमुख कौन होते हैं? प्रमुख, और दूसरे उनके अनुपस्थिति में कार्य करते हैं उप प्रमुख। तो इसके साथ ही बच्चों हमने पंचायत समिति तक आज के लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट किए। अगले लेक्चर में हम इसके आगे की चीजों को देखेंगे और बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बहुत जल्दी हम अर्थव्यवस्था के 2nd चैप्टर राष्ट्र और राज्य की आय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो वीडियोस को देखना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
डिस्कस करें, चर्चा करें, क्योंकि रिवीजन इज द की। ठीक है, चलिए इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही आते रहिए। बहुत धन्यवाद।